सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें मेरा 10वां लेक्चर लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। अब हम यहाँ पर जाल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जो थ्योरम्स हैं। परीक्षा में इन 5 थ्योरमों में से कोई न कोई एक जरूर अवश्य एग्जाम में आती है। हम देखते हैं कि जिन सर्किटों को हम किरचॉफ की नियम से सरलता से सरल नहीं कर सकते हैं, वो जटिल होते हैं, उनके लिए ही ये प्रमेय काम में ली जाती है, जिनमें सबसे पहले है अपनी अध्यारोपण प्रमेय, सुपर पोजिशन थ्योरम। ये इसका स्टेटमेंट है। एग्जाम में प्रूव थ्योरम्स एंड उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और स्टेटमेंट कुछ भी पूछा जा सकता है। 5 तरह की थ्योरम्स हैं, जिनमें से परीक्षा में जरूर आती है। तो पहली है अपनी अध्यारोपण प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रैखिक प्रतिबाधा के जाल में 2 या 2 से अधिक जनित्र जुड़े हो, तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है, जो कि प्रत्येक जनित के कारण प्रभावित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये इसकी प्रमेय है। अब इसकी व्युत्पत्ति प्रूफ देखते हैं। इसको अपन सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में एक विद्युत वाहक बल जनित्र E1 है, इधर आपका E2 है, और ये T जाल की तरह बना हुआ है। यहाँ इसकी आंतरिक प्रतिबाधा अपन Z1 है, और ये Z2, ये Z3, ये T परिपथ के रूप में आपका बना हुआ है। तो इस प्रमेय के अनुसार माना अध्यारोपण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 2 जनित्र है, जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है, किसी जटिल परिपथ को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। जटिल परिपथ को तुल्य परिपथ स्टार जाल से प्रतिस्थापित करने पर परिणामी जो आपका है, ये इस तरह का आपका सर्किट प्राप्त होगा। इसमें 2 पाश है, ये लूप 1, ये लूप 2। इनमें धाराएं क्रमशः I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है। अब हम इस प्रथम पाश के लिए, इनके पाश के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पर आती है E1 इक्वल टू Z1 I1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये इसमें आपका Z1 प्लस Z3 सीरीज में है, यहाँ पर I1 धारा बह रही है, प्लस आपका आ जाएगा I2, इसमें I2 आ रही है, Z3। दूसरी इक्वेशन बनेगी E2 इक्वल टू I1 Z1 प्लस Z2 Z3 I2। ये 2 इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को सरल करने पर हमें I1 का मान ये प्राप्त होगा और I2 का मान ये प्राप्त होगा। अब जो आगे कह रहा है कि परिपथ में केवल E1 स्रोत माने, दूसरे को अपन हटा दें। जब हम Z1 से प्रवाहित धारा I1 का अध्यारोपण प्रमेय के उपयोग से ज्ञात करते हैं, तो इस प्रमेय के अनुसार जनित्र E2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा को नहीं, क्योंकि आंतरिक प्रतिबाधा तो उपस्थित रहेगी। बस आपको E2 को शॉर्ट सर्किट करना है, और केवल E1 के कारण Z1 में धारा माना कि I1 डैश प्राप्त होती है, तथा जनित्र E1 को लघुपतित कर दिया जाए, तो E2 के कारण Z1 में धारा I1 डबल डैश प्राप्त करते हैं। तो हम I1 व I2 के बीजगणितीय योग के
तुल्य होनी चाहिए। I1 का मान I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के तुल्य होना चाहिए, ये इसके बराबर। तो अपन देखते हैं कि I1 के लिए जब अपन ने पहले E2 को अपन ने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध इम्पीडेंस आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ Z1 है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये पैरेलल हो गया, फिर ये आपस में सीरीज में हो गया। तो आपके पास जो Z आएगा इक्विवेलेंट Z, वो Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 होगा, और I इक्वल टू E अपॉन Z आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट है। तो यह आपके पास I1 डैश की जो वैल्यू आएगी E1, ये ऊपर चला गया, Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 और Z1 प्लस Z3 Z2 Z3। इसी प्रकार से E2 सर्किट के लिए अपन करते हैं, जिसको अपन ने शॉर्ट सर्किट कर लिया, तो यहाँ पर अपना I1 डबल डैश हो जाएगी जो इसमें धारा बहेगी, और उसका अपन इक्विवेलेंट देखते हैं तो I1 डबल डैश का जो मान है वो आपका E2 Z3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z4 के तुल्य होगा। अब यह I2 डैश की जो धारा है वो I1 डैश के विपरीत होती है, अतः Z1 से जो प्रवाहित परिणामी धारा होगी वो I1 डैश माइनस I1 डबल डैश होगी, और I1 डैश व I2 डैश के मानों का उपयोग करने से प्राप्त जो धारा होगी वो समीकरण से 3 से जो प्राप्त धारा है आपकी, ये इसके तुल्य हो गई अलग अलग। यही चीज ये कहता है अध्यारोपण की प्रमेय कि उन सब धाराओं के योग के बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रभावित होती है, जबकि उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। ये अपनी अध्यारोपण प्रमेय है। इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट इक्वेशंस अपने यूज की हुई है, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो एक दूसरी इसी थ्योरम को अपन इस रूप में भी कर सकते हैं, सुपरसोनिक थ्योरम। इन एनी लीनियर नेटवर्क कंटेन इम्पीडेंस एंड एनर्जी सोर्स, एक कोई नेटवर्क है जिसमें कि एनर्जी सोर्स है और रेखीय इम्पीडेंस है। द करंट फॉलोइंग इन एनी एलिमेंट्स इज द वेक्टर सम ऑफ द करंट दैट आर separately causes to follow in that element by each energy source। ये आपका 2 मेश वाला नेटवर्क है। इस I1 धारा I2 धारा और इसमें एक को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, E1 हो गया, फिर यहाँ पर E1 को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये हो गया। तो इस रूप में अपन देखते हैं तो थोड़ा और उससे क्लियर हो जाएगा इसमें कि E1 इक्वल टू अपने पास बैठेगी Z1 प्लस Z3 I1 धारा बह रही है प्लस Z3 I2, और E2 की इक्वेशन आपके पास यहां आ जाएगी E2 इक्वल टू Z3 I1 प्लस इसके अंदर आपके पास कौन सी धारा भर रही है I2, तो Z2 प्लस Z3 I2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन प्रकार का है कि E2 इसमें से अपन ने इसको इधर पक्षांतरण कर दिया, E2 माइनस Z2 प्लस Z3 ये I2 आ गया इक्वल टू Z3 I1 हो गया। I1 की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी E2 अपॉन Z3, E2 अपॉन Z3 माइनस ये Z3 का इसमें भाग लगा दिया, ये आपके पास I1 हो गया। अब इस I1 की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं यहां पर, और फिर इसको जब सरल करते हैं तो अपने पास ये I2 मिल जाएगा आपको, जो कि उस वाले में डायरेक्ट आपको दिखाया गया था, ये आपका I2 होगा। अब I2 आपके पास, इस I2 की दिशा क्या है, माइनस आ रही है। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट and solving we get value of I1 which is I1 इक्वल टू, ये उसको सरल करने पर अपने पास I1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो अपना पास फिगर बी है, इस फिगर बी से
अपन इक्वेशन देखें, I1 इक्वल टू क्या होगा आपका, Z1 प्लस Z3 I1 डैश प्लस ये आपका आ जाएगा ये वाला, प्लस इसमें वेरी है आपकी Z2 में I2, ये आपकी E1 हो गया। और शॉर्ट सर्किट जीरो के लिए इधर वाले में जीरो हो गया, तो आपके पास ये आ जाएगा Z3, इस Z3 में I1 डैश प्लस Z2 प्लस Z3 I2 डैश, ये दो इक्वेशंस बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास I2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। I2 डैश यहां से आएगा माइनस Z3 I2 डैश की वैल्यू आप यहां से लगे माइनस Z3 E1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 प्लस Z3, और ये I1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फर्स्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये आपको दो इक्वेशंस प्राप्त होगी। इन दोनों को सोल्व करने पर ये आपको I2 डैश व I1 डबल डैश प्राप्त हो जाएंगे। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो दैट इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के बराबर होगी, एंड I2 की वैल्यू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के बराबर होगी। ये अपनी थ्योरम को प्रूव करता है। यह थोड़ा इसमें आपको खुल करके समझाया गया है। पहले वाली में एक ही जाल को लेकर के इस थ्योरम को अपन ने प्रूव किया है कि जो I1 की वैल्यू होगी वो किसी दूसरे को शॉर्ट सर्किट करने में तो उस पर जो प्राप्त धारा होगी उनके योग के बराबर, अलग अलग शॉर्ट सर्किट करने पर उनके योग के बराबर होगी। यहाँ पर अपन ने I1 के हिसाब से लिया है तो ये चीज है, और ये अपना दोनों के हिसाब से है तो आपकी ये चीज है। अब इस पे आधारित एक एग्जाम्पल भी है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें R1, R2 तथा R3 से प्रभावित धाराएं तथा बिंदु A व B के बीच में विभवांतर का मान अध्यारोपण के प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो जो थ्योरम है उस थ्योरम के साथ साथ में कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो उस थ्योरम को आपको इस न्यूमेरिकल से और आपको समझ में आ जाएगी। आपको अध्यारोपण प्रमेय से A और B के बीच में आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए माना कि उपयुक्त जाल में केवल E1 कार्य कर रहा है तथा E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस स्थिति में ये शून्य है, E2 क्या है, शून्य है। तो इस स्थिति में शून्य है तो अपने पास ये इसको शून्य कर दिया, खत्म हो गया। तो ये जो भी प्रतिरोध है इनका अपन तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। माना कि वो R डैश इक्वल टू, या आप देखोगे इस सर्किट में शून्य कर दिया है, तो ये वाली चीज तो आपकी पैरेलल हो गई शॉर्ट सर्किट करते हुए, तो R2 R3 R2 प्लस R3 आ गया, ये फिर सीरीज में हो गया। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस तुल्य परिपथ आपका 10 ओम आ गया। अब I1 धारा का मान अपन निकालते हैं, तो ये I1 इक्वल टू 5 V अपॉन R, तो 10 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर का आपका I1 आ गया। अब इस स्थिति में I1 डैश की जो वैल्यू होगी और I2 डैश और I3 डैश, अपन यहाँ देखते हैं यहाँ पर दोनों पर प्रतिरोध क्या है, बराबर है। तो ये I1 धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, तो इजी गोइंग है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे निकालेंगे तो I1 डैश इक्वल टू I1 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, ये क्या है 4 प्लस 4, तो आपका आधा हो गया। ये 0.5 इधर चली गई, 0.5 ये आ गई, तो 0.5 ये आ गई। तो ये I1 डैश इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 4 आ जाएगा। ये I2 डैश की वैल्यू आ जाएगी, वही आपकी I3 डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब E1 जब जाल में केवल E2 स्रोत लगा है, तो अब ये इसको अपन ने हटा दिया, केवल E2 स्रोत है। तो उस स्थिति में यहां पर R1 डबल डैश होगा, वह क्या होगा आपका कि ये R2 और ये पैरेलल, ये R1 और ये R2 ये पैरेलल हो गई, ये सीरीज हो गई,
तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 20/3 ओम। तो I2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी E/R, दैट इज 1.5 एम्पियर। अब यहां पर I2 डैश आ गए। अब I2 डैश यहां से चल रही है इधर और यहां पर दो भागों में डिवाइड हो गई। तो उस स्थिति में I1 डैश डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4 + 8 R, ये दोनों आपके सीरीज में आ जाएंगे। तो ये वैल्यू 1/3 आपके आकर के 0.5 एम्पियर तो I1 डैश की हो गई। अब इसके बाद में जो बची वो इसमें से घटा देंगे तो अपने पास I3 डैश की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। अब दोनों स्रोत साथ में लगा दिए जाए तो R1 से धारा जो बहेगी वो I1 डैश माइनस I1 डबल डैश होगी, जो कि आपके पास 0 हो जाएगी। और R2 से जो धारा बहेगी I2 डबल डैश माइनस I2 डैश दैट इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर होगा। तो प्रतिरोध R3 के अंदर जो धारा बहेगी वो क्या आएगी I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1.25 एम्पियर यहां पर क्या आ जाएगा करंट आ जाएगी। तो A और B के बीच में जो विभवांतर होगा वो I3 इंटू R3 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो आपको सुपरसोनिक थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल के साथ में आप इसको थोड़ा सा देखना। अगले लेक्चर में अपन इसकी दूसरी थ्योरम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।